हेलो एवरीवन। अपना +1 बायोलॉजी का सैकेंड लैक्चर है जी। फर्स्ट चैप्टर का सैकेंड लैक्चर एक तरीके ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਓਵਰਕਮ ਡੈਥ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ कि जो न्यूरो साइंस है प्लैनिंग कर रही है कि इस तरीके कि ब्रेन को कॉपी किया जाएगा इन सम अदर ब्रेन। अगर तुम वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो देख के आओ, दैन तुम अज वाली वीडियो समझ आएगी। अज आप की करना है डिस्कस करना, आप उस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि वट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई चीज़ लाइफ हैगी आ तो अपन कि क्वालिटीज़ दिखाऊगी वो अपन स्टडी करनी ने वन बाय वन कि जिस चीज़ लाइफ हैगी आ वो अपन कि क्वालिटी दिखाऊगी। ठीक है जी। आप फर्स्ट क्वालिटी जो डिस्कस की थी डैट इज डेफिनेट शेप एंड साइज। याद करो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होंगे, एक पार्टिकुलर ब्रीड के कोई ज़्यादा फर्क नहीं होंगे साइज का। जिवें मैं गल की कुत्ते की ब्रीड लै लो डॉग्स, तो अगर 1 फुट का एक कुत्ता है तो दूसरा इधर है कि 1000 फुट का हो जाएगा, नहीं इन्ना ज़्यादा फर्क नहीं आता होंगे। ये क्लीयरली दस रहे कि लिविंग च है। तो अपनी गल की थी कि मॉर्पस एंड अमॉर्पस। ठीक है जी। मॉर्पस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमॉर्पस जो नॉन लिविंग, जिसमें पहाड़ से एक पहाड़ बहुत छोटा एक पहाड़ बहुत बड़ा। तो जब सैकेंड जो फीचर डिस्कस करना दैट इज ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। ठीक है जी। ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट एंड आप फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ दिखाते हैं या फिर नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखाते हैं। अगर वो नॉन लिविंग ग्रोथ दिखाते हैं तो उस ग्रोथ में कहा जाता है। ठीक है जी। ये सारा कुछ आप इस टॉपिक में डिस्कस करना है। देखो पहली गल है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ पहले आपको पता होना चाहिए, या डिवेलपमेंट का मीनिंग मैं थोड़ा डिस्कस किया जो फर्स्ट लैक्चर से गल कर रहे थे कि वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। देखो पहली गल जी ग्रोथ होंगी है डैट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। समझ रहे हो, जो ग्रोथ है डैट इज पहली गल इट्स एन परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। सहमत हो? इरिवर्सिबल मतलब जो कि वापस मोड़िया नहीं जा सकता। हुण अगर किसी की हाइट बढ़ गई 5 फुट 3 इंच होगी, पहला 5 फुट सी 3 इंच बढ़ गई तो दोबारा थोड़ा ना 5 फुट का हो जाऊगा। ठीक है जी। इरिवर्सिबल चेंज है, इट्स एन परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। पहली गल मैं ग्रोथ बारे समझ आ गई कि जो ग्रोथ है डैट इज परमानेंट एज वेल एज इरिवर्सिबल चेंज। एंड ग्रोथ होंगी क्यों आ, हम एक गल फिगर आउट करनी कि वाई ग्रोथ अकर्स। ग्रोथ ग्रोथ के नाल क्या क्या चेंज होंगे बॉडी के। सपोज मैं ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल ले रहा। देखो ग्रोथ नाल बेसिकली अपना वेट बढ़ता है, पहली गल। दूसरा अगर मैं थोड़ा सैलुलर लेवल पर जावा तो क्या होंगे, नंबर ऑफ सैल्स क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी। क्योंकि सैल्स की आदत होंगी है डिवाइड करने की। सैल्स क्या करते हैं अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं फर्दर 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 फर्दर। ठीक है जी। ताकि जितना जितना अपनी एज बढ़ती जाती है अपना वेट बढ़ता है। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ सैल्स भी की करते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। अगर अंदर नंबर ऑफ सैल्स बढ़नगे तो ऑब्वियसली गल है कि अपना वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक, क्योंकि सैल क्या बनाते हैं टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ तो क्या बनते हैं ऑर्गनस, एंड ऑर्गनस में मिलकर अपनी क्या बनी हुई है बॉडी। अगर नंबर ऑफ सैल्स बढ़नगे ऑर्गन, टिश्यू बढ़नगे ऑर्गन एंड सो ऑन, अपनी बॉडी की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ अपनी होंदी जाऊगी। ठीक है जी। इट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ कि इंटरनली इदा होंगे कि अपने टाइम के नंबर ऑफ सैल्स बढ़ते जाते हैं एंड दैन वेट। ठीक है जी। एक गल जो इतने स्ट्राइकिंग फीचर है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स ने, देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह से पूछा जा सकता कि ह्यूमन बीइंग्स के एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होंगी है। तुम सुनिया होना अक्सर कि एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होंगी है। सही है, ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र बढ़ते रहने, नहीं एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होंगी है। उस तो बाद की है ऐसा नहीं है कि सैल डिवाइड होने बंद हो जाते हैं। ग्रोथ होंगी किमें आ, देखो ग्रोथ होंगी क्यों आ, बिकॉज सैल क्या करते हैं डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है जी। क्लियर। बट ह्यूमन बीइंग एक टाइम आता है, एक यह टाइम आता है जो कह सकते हो, समझ सकते कि स्टार्टिंग के क्या अपनी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी है, एक्टिविटीज़ ना होने करके नहीं ज़्यादा। देखो समझो जो भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है जी, तो अपने जो सैल ने वो डाई करते हैं। ये गल तुम समझनी चाहिए है जो आप कोई भी काम वगैरह करते हैं, कोई मैं जोर का काम कर रहा या कुछ भी हो रहा अंदर सैल मरदे तो दोबारा
ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਸੈੱਲ ਡਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੈੱਲ ਡਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈੱਲ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਸ ਓਵਰ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈੱਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੇ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਡੇਲੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਕੀ ਆ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਟ ਵੱਧਦਾ। ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਸੈੱਲਸ ਫਰਦਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਆਰਗਨ ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਰਗਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੈੱਲ ਡਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਊ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਪਲਾਂਟਸ। ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨੀਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਨਿਊ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਈ ਗਰੋਥ। ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਚੇਂਜਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਮ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਲ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈੱਲ।
एंड द थर्ड वन इज सिक्रीशन ऑफ एक शायद तुसीं पढ़िया होना इहदे बारे एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस हुणे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कहना की चाहता है ये तीन पॉइंट्स ने आपां नूं देखो सैल डिवीजन बारे तुसीं 10th क्लास बड़े अच्छे तरीके नाल कीता होना सैल डिवीजन सैल किवें डिवाइड करते हैं तो तुसीं थोड़ा जिहा उत्थे पढ़िया होना मिटोसिस एंड मेयोसिस मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है सैल डिवीजन के दो प्रोसेस होंगे ने वन इज मिटोसिस सैकेंड इज मेयोसिस ठीक है जी ये बॉडी च होंदी है एंड मेयोसिस तुहानूं पता है कि जो रीप्रोडक्शन होंदी है रीप्रोडक्शन के टाइम जी प्रोसैस दैट इज कॉल्ड एज मेयोसिस थोड़ा जिहा फर्क होंदा है ज़्यादा फर्क नहीं है थोड़ा फर्क होंदा है मैं इत्थे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 10th लेवल से पढ़ चुके हैं उस चीज़ में नैक्सट है सैल इनलार्जमेंट देखो सैल ने किया बड़ा होंदा जाना स्टार्टिंग में सैल छोटा होगा उदू बड़ा मतलब वो अंदर सबसटांस बनते आते हैं जो अगर लिखे ना सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस किहड़े होंदे ने जो सबसटांसिस की ने सैल के अंदर बनते हैं द सबसटांस दैट फॉर्म्स इनसाइड द सैल जो सबसटांसिस इनसाइड द सैल फॉर्म होंदे ने दैट आर कॉल्ड एज द एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस जिमें सैल दे इनसाइड अमीनो एसिड्स की कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन ठीक है जी दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस क्लीयर हुई गल एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस किहड़े होंदे ने ठीक है जी जेडे की होंदे ने सैल दे अंदर फॉर्म होंदे ने लाइक जिवें देखो सैल दे अंदर साइटोप्लाज्म फॉर्म होंदा है ठीक है जी सैल दे अंदर क्या है न्यूक्लियस भी होंदा है सैल दे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंदा है ये सारे क्या ने दे आर ऑल आर एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस ये सारे लिविंग बीइंग्स होंदे ने ठीक है जी साइटोप्लाज्म भी लिविंग न्यूक्लियस भी माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक है जी बट एक गल याद रखियो जिहड़े एपोप्लाज्मिक सबसटांसिस ने ये सिर्फ सैल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इन्हों सैल के अंदर की आ एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलता जो कि इन्होंने सर्वाइवल लिए चाहिए है जे मैं थोड़ा एक क्वेश्चन दे देवां कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जिन्होंने आप पावर हाउस ऑफ सैल भी कहने जिथे कि सैल अपनी सारी एनर्जी बनाता है वर्किंग लिए दैट इज पावर हाउस ऑफ सैल माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रख देवां सैल तो कट के बाहर रख देवां ठीक है जी तो यह सर्वाइव नहीं कर पाऊगा ये क्या हो जाऊगा खत्म हो जाऊगा क्योंकि सैल के अंदर ही एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के विच ही एपोप्लाज्मिक सबसटांस क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं क्लीयर एपोप्लाज्मिक सबसटांस पता लगे किहड़े होंदे ने जिहड़े कि सैल के अंदर होंदे ने तो विद द टाइम एपोप्लाज्मिक सबसटांस की ने बढ़ते जाते हैं एंड सैल की करता जाता है इनलार्ज करता जाता है होपफुली क्लीयर हो गया होगा थोड़ा कि ग्रोथ के तीन चीज़ां मेन ने फर्स्ट इज सैल डिवीजन किमें होंदी है बिकॉज ऑफ मिटोसिस एंड मेयोसिस ठीक है जी बॉडी के सैल की इनलार्जमेंट मिटोसिस में होंदी है रीप्रोडक्शन टाइम मेयोसिस सैल इनलार्जमेंट दसदा तुहानूं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबसटांस तुसीं कहोगे एपोप्लाज्मिक सबसटांस बनते किमें ने तो इन्हां दा बनन दा कारण की आ कि जो अंदर नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैठे ने ये आपस में क्या करते हैं कैमिकल रिएक्शन करते हैं उस कैमिकल रिएक्शन की आ न्यू सबसटांस बनते हैं तो उन्होंने न्यू सबसटांस ना की आ इन्हां दी फॉर्मेशन होती है गल क्लीयर हुई मतलब बेसिक आही है कि इन्होंने आपस में कैमिकल रिएक्शन करनी है इस कैमिकल रिएक्शन को आप मैटाबॉलिज्म भी कहते हैं कि मैटाबॉलिज्म होनी स्टार्ट पर लेटर में पढ़ते हैं कि मैटाबॉलिज्म क्या होंगी है होपफुली तुहानूं इतना क्लीयर हो गया होगा ग्रोथ बारे ग्रोथ के किहड़े पॉइंट आपां पता होने चाहिए ने तो मैं थोड़ा एक करके पॉइंट दसते ये वाले ग्रोथ के चलो अगर मैंने कोई होर पॉइंट मिलता मैं होर पॉइंट दे दें ग्रोथ का तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फिर मैं अगे चलदा देखो नैक्सट चीज़ की है जी जो ग्रोथ है डिवेलपमेंट है दैट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स जो कि एंड साइड जिन्होंने लिखा होया आ चीज़ क्लीयर होगी एपोप्लाज्मिक सबसटांस जो कि सैल के इंटरनल होंगे ने अंदरले सबसटांस होंगे जो एपोप्लाज्मिक एक अगे भी पढ़ांगे होर सबसटांस होंगे जो सैल के बाहरली साइड होंगे ने ठीक है जी हुणे पढ़ांगे थोड़े टाइम के ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट में दो क्लास रखा गया इन्होंने ध्यान ना समझो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दो क्लास रखा गया फर्स्ट इज इंसेप्शन सेकंड वन आई गेस एक्रीशन सेकंड क्या होंदा है एक्रीशन मैंने चेक कर दो स्पैलिंग एक बार कि मैं सही लिखे ने या गलत लिखे ने
एस एस यू एस, यस, एस यू एस सी ई पी टी आई ओ एन। एंड सैकंड वन आर एक्रीशन। तो ग्रोथ दो तरह की इन्होंने क्लासीफाई की हुई है एंड साइड के। फस्ट इज इंटरप्शन, सैकंड वन इज एक्रीशन। हम देखो इंटरप्शन तो एक्रीशन का फर्क की है। ये टर्म डिफाइन की जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ, नोट करो अच्छे तरीके ना, नोट्स बनाई जाओ नाल दी ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिहड़ी ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम दे विच हुंदी आ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबसटेंसेस, सैल बड़े होंदे जांदे ने, फिर तो टिश्यू बड़े होंदे जांदे ने, ऑर्गन बड़े होंदे जांदे ने, दैट इज अंडर इंटरसेप्शन। बट जो एक्रीशन आ दैट इनवॉल्व द ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इन्हां 'च भी ग्रोथ शो होंदी है। हुण तुसीं कहोगे तो पॉसीबल नहीं है, नॉन लिविंग किवें ग्रोथ कर दूगा। तुसीं देखिओ, तुसीं शायद अपने पेरेंट्स वगैरह तो सुनिया होना है कि गंगा दे विच, मतलब गंगा है ना, नदी जा रही है, ये एक पत्थर पहले छोटा जिहा होंदा है, तुसीं मतलब मार कर लो कि पत्थर इत्थे पिया, निक्का जिहा पत्थर आ, तुसीं 3-4 महीने मगरों जाके देखो पत्थर बड़ा सारा हो जाता, एड्डा वड्डा पत्थर होया होंदा है। तो ग्रोथ नहीं हुई है, पत्थर किवें एड्डा वड्डा हो गया, क्या उस लिविंग थिंग है? नहीं, और डस्ट पार्टिकल अकाउमुलेट होंदे है या होर चीज़ां अकाउमुलेट होंदियां गईयां बाहर तो। देखो ये की आ समझो, ह्यूमन बीच की आ इंटरनली सैल बढ़ता है, अंदरों चीज़ां बढ़दियां ने, मतलब सैल डिवेलप करता, सैल इनलार्ज करता है, अंदर एपोप्लाज्मिक सबसटेंस बनते हैं, मतलब इट्स अ इंटरनल फिनोमिना। ये की आ इंटरनल फिनोमिना जो कि ह्यूमन बीइंग या अदर ऑर्गेनिजम च। बट जो एक्रीशन आ मतलब नॉन लिविंग, ये किहड़ा फिनोमिना एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल ही चीज़ां आके उपर लगदियां रहिंदियां ने, एक्सटर्नल फिनोमिना। जिवें एक पत्थर पिया छोटा जिहा, ठीक है जी, इस पत्थर को 15 साल मगरों देखो बड़ा हो जाता बहुत सारा। बड़ा किवें हो गया? क्योंकि डस्ट उपर जमदी गई, तो उसदे नाल की साइज बढ़ता गया, ठीक है जी। इट्स ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सबसटेंसेस। तो एक्रीशन का की आ जाऊगा, अकमुलेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सबसटेंसेस एक्सटर्नली, ठीक है जी। एज क्या होएगा? एज की आ हमने पढ़ के हटे कि सैल एनलार्जमेंट होंदी है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबसटेंसेस। होपफुली तुहानूं ये दो चीज़ां दा दो टर्म्स क्लीयर हो गई होणियां ने कि दो टर्म्स आपां नूं की पता होना चाहिए। अच्छा, तुहानूं मैं एक होर एग्जांपल देना चाहना इंटरसेप्शन की, शायद तुसीं 10th क्लास च पढ़िया होगा। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग सिंगल सैल तो ही होंदी है। ईवन ह्यूमन बीइंग जो मतलब ह्यूमन बीइंग बनना स्टार्ट करता है तो सारे नाल पहले जाइगोट फॉर्मेशन होंदी है। तुसीं पढ़िया होगा 10th क्लास जाइगोट, सिंगल सैल होंदा है वो, सिंगल। उस तो बाद की डिवीजन होनी स्टार्ट होंदी है, दैन अगे फर्दर करते करते वो एम्ब्रियो च कन्वर्ट होंदा है। बट स्टार्टिंग कित्थों होंदी है? सिंगल तो होंदी है, मतलब छोटा सैल बढ़दा अगे बढ़दा डिवाइड करता है, दैन एंड से क्या फॉर्म होंदा है? एम्ब्रियो। मतलब दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरसेप्शन कि इंटरनली ग्रोथ होंदी है अगे जाता है। एक्रीशन तुहानूं मैं दसता जो कि नॉन लिविंग दे विच की है पाया जाता है। तो प्लीज़ इनू लिखो अपनी लैंगुएज दे विच कि किस तरीके तुसीं इनू एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटी जी मैं तो मिस्टेक हुई, एक छोटी जी मैं तुहानूं दसना चाहना। जो आप गल कर रहे थे ना एपोप्लाज्मिक सबसटेंसेस, दो तरह के होंदे ने, एक प्रोटोप्लाज्मिक, एक क्या होंदे ने एपोप्लाज्मिक। प्लीज़ आ मिस्टेक नूं ठीक करियो। प्रोटोप्लाज्मिक सबसटेंसेस सैल के अंदर बनते होंगे, मैं तुहानूं की कहा सीगा कि एपोप्लाज्मिक बनते होंगे, बट प्रोटोप्लाज्मिक सबसटेंसेस सैल के इनसाइड बनते हैं, लाइक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सैट्रा। बट जो एपोप्लाज्मिक ने ये सैल के बाहरली साइड बनते होंगे, सैल के आउटसाइड, लाइक सैल वॉल, लिख लो माड़ा कॉपी के उपर, सैल वॉल, बोन फाइबर्स या बोन्स कह सकते हैं, या फाइबर्स कह सकते हो, ठीक है जी। दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एपोप्लाज्मिक। ये सारिया प्रोटोप्लाज्मिक लिविंग होंदियां ने, ठीक है जी। ये क्या होंगे ने? नॉन लिविंग, जिवें सैल वॉल होगी या बोन्स होगी, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है जी। ये पॉइंट नोट कर लो माड़ा जा। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब सैल के अंदर जो सारा कुछ होया सीगा,
ਉਹ ਜੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਸਾइटोप्लाज्म वगैरह। एप्टोप्लाज्म भी सैल के बाहरली साइड, सैल बॉल्स हो गया, बोन्स हो गए, फाइबर्स हो गए, कोलाइडल फाइबर्स हो गए, या फाइबर्स भी काफ़ी टाइप के होंगे, पर लेटर ऑन पढ़ांगे, ठीक है जी, इन्होंने बारे। तो होपफुल इसमें ग्रोथ तो डिवेलपमेंट थोड़ा थोड़ा क्लीयर हो गया होगा कि ग्रोथ तो डिवेलपमेंट आप किहड़ी चीज़ां दिमाग च रखनियां ने। मेनली इंटरसेप्शन एंड एक्रीशन। इंटरसेप्शन लिविंग के विच हुंदी है, इंटरनली हुंदी है, एक्रीशन नॉन लिविंग के विच क्या हुंदा, एक्सटरनली। चलो नैक्सट जो प्रॉपर्टी बननी है, ग्रोथ अपने तक डालना। नैक्सट चीज़ मैटाबॉलिज्म। हम मैटाबॉलिज्म क्या होंदा है कि क्या है, अच्छा एक गल दसो, क्या ग्रोथ होण कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ करैक्टर हैगा कि अपन पक्का दस सके कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। मतलब मैं दो चीज़ों में फर्क पता करना, दसो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्या ग्रोथ दस सकती है? आंसर नो। ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी करते हैं, लिविंग भी करते हैं। तो ये कोई अच्छा फैक्टर नहीं हैगा जो कि अपन डिस्टिंग्विश कर पाए, ठीक है जी। सैकेंड करते हैं जी मैटाबॉलिज्म। देखो यार मैटाबॉलिज्म के विच की है, ये भी इंटरस्टिंग टॉपिक है, बहुत गल्लां ने इहदे विच। लेट्स सी मैटाबॉलिज्म। पहली गल मैटाबॉलिज्म हुंदा की आ, तुसीं पढ़िया होएगा, मैं तुहानूं दस देना मैटाबॉलिज्म बेसिकली हुंदा की आ कि सम ऑफ ऑल द बायोकैमिकल रिएक्शंस occurs to form इंटरसेप्शन ਨੂੰ प्रमोट करने ਲਈ, जिवें ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੈ ਕਿ इंटरसेप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਹੁੰਦਾ है, प्रोटोप्लाज्म जो कि सैल के अंदर बनते हैं सबस्टांस, साइटोप्लाज्म निकले उन्होंने सबस्टांस ਨੂੰ अगर बन गए तो उन्होंने सर्वाइव भी करना ना, उन्होंने फूड भी चाहिए। तो की है अंदर सैल के अंदर जो प्रेजेंट होंगे ने चीज़ां लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, जिन्होंने आप कहने बायोमोलीक्यूल्स, इन्होंने सारे क्या बोला जाता है, बायोमोलीक्यूल्स। ये बायोमोलीक्यूल्स आपस में की करते हैं, कैमिकल रिएक्शन करते हैं, नवा सबस्टांस बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल की है अमीनो एसिड्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन्स। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते होंगे, प्रोटीन्स आर हैव लार्जर स्ट्रक्चर दैन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आपस में कनैक्ट होंगे, ये गल याद रखियो, ठीक है जी। एक होर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बायोमोलीक्यूल की फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस क्या होंदा है, डीकंपोजिशन होंदी है ना। किहदी डीकंपोजिशन होंदी है, दिमाग लगाओ। जब आप कह सकते हैं कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द एंड, आपस में कनैक्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होर चीज़ें आपस में मिक्स हो गए, एंड तक अपन की ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट दे देंगे। सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट फॉर्म्स फूड, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड द सच टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। क्लियर? अच्छा जी, ये तो गल होगी मेटाबॉलिज्म की। हम मेटाबॉलिज्म दो तरह की होंगी है, थोड़ा समझे हम ध्यान में। इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म होंदा टू कंस्ट्रक्ट मतलब आपस मिल के नवा सबस्टांस बनाना। कैटाबॉलिज्म च क्या होगा, डीकंपोज होना। जिमें सैल दे अंदर ग्लूकोज डीकंपोज होंदा है थ्रू द प्रोसैस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। शायद तुसीं भी पढ़िया होगा या आप +1 पढ़ांगे, थ्रू द प्रोसैस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योरुविक एसिड या प्योरुवेट। शायद तुसीं वर्ड सुने होना 10th क्लास, प्योरुवेट कि ग्लूकोज प्योरुवेट कन्वर्ट होंदा। तुसीं देखिया होगा उस डायग्राम बनी है NCERT के कि 3 तरह दियाँ ग्लूकोज 3 तरीके ऑक्सीडाइज हो सकता। तो वही मैं ले रहा कि ग्लूकोज क्या टुट जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होंदा है, C6H12O6। ये सारा कुछ सैल के अंदर ही होंदा है। आ प्रोसैस सैल के साइटोप्लाज्म च हुंदी आ, कित्थे हुंदी आ, साइटोप्लाज्म च। सैल के अंदर की टुट रहे हैं और सैल के अंदर ही अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं, कनैक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म प्रोटीन। मतलब इक्को जगह ते तोड़ फोड़ भी हो रही है, इक्को जगह से की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। ये किद्दां पॉसीबल हो रहा है, भी दिमाग लगाओ कि सैल के अंदर ही देखो हैगा सारा कुछ मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। ये सारी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म की ही पार्ट ने,
डैट्स वाई मैटाबॉलिज्म दो तरह की हुई कि एक पासे तो चीज़ां जुड़ रही हैं, एक पासे चीज़ां क्या हो रही हैं टुट रही हैं। तो दो कैटेगरीज हो गई एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म की एग्जांपल की दिस वन। तो प्लीज नोट करो, एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्ट करना, कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रॉय करना। बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज गोस इनटू फॉर्म 2 ATP। हाँ ATP पता ना जो सैल को एनर्जी दिंदा हुंदा, एनर्जी करंसी ऑफ द सैल ATP, इट्स अ एनर्जी करंसी ऑफ द सैल। देखो बेसिक गल्लां ने अगेन 10th क्लास दियां, ठीक है जी। एंड आल्सो जो कि बड़े ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सैल नहीं है, सिंगल सैल ऑर्गेनिज्म आह वाले प्रोसैस होंगे, बट अपने कि प्रोसैस होंगी है कि ग्लूकोज जो प्योरोवेट बनता है ये की है क्रैब साइकिल के इनवॉल्व होता है। तुम लिख लो, हम बाद डिस्कस करा। क्रैब साइकिल इनवॉल्व होकर अपन 6 ATP मॉलिक्यूल दिंदा है, ठीक है जी। दैट इज़ अबाउट मैटाबॉलिज्म। मैटाबॉलिज्म टाइप क्या होंगे ने, 1 2 कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देखो एको ही सैल के अंदर कितनी अच्छी कहानी चल रही है कि सैल एको ही आ, वो एक कंपार्टमेंट क्या चल रही है डिस्ट्रक्शन, और एक ही कंपार्टमेंट क्या चल रही है उत्थे डिस्ट्रक्शन जगह देखिए कंस्ट्रक्शन। देखो कुदरत का रंग है ना कि सैल के एको जगह तो सारा कुछ हो रहा है। तो इस इन चीज़ों साइमल्टेनियसली करवाने सैल के अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि एको जगह तो हो जा रहा है, सैल के अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए, तो डिस्कस करेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ सैल पढ़ांगे। क्लीयर, होपफुली इतना तक क्लीयर हो रहा होगा लेक्चर कि लेक्चर से क्या चल रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, इट्स अबाउट मैटाबॉलिज्म। अच्छा एक गल है, मैं सुनना डिस्कस करता 1 मिनट। तो कैटाबॉलिज्म अपना हो गया, कैटाबॉलिज्म सॉरी हाँ एनाबॉलिज्म के क्या होएगा, सारियां बिल्डिंग अप रिएक्शन होंगे। लिख लो माड़ा जा कि एनाबॉलिज्म क्या होंगे, सारियां बिल्डिंग अप रिएक्शन जो कि अपन बिल्डअप करते हैं। एंड एनाबॉलिज्म और क्या होएगा, हाँ एंड रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ कंपलैक्स सबसटांसिस। हम कंपलैक्स सबसटांसिस किनू कह रहे हैं, जिमें अमीनो एसिड में मिलकर प्रोटीन बनते हैं। देखो छोटे तो मिलकर बड़े बन गए, तो बड़े थोड़े कंपलैक्स हो गए, स्ट्रक्चर क्या होगी उन्होंने कंपलैक्स होगी, ठीक है जी। प्रोटीन आर कंपलैक्स सबसटांसिस। क्लीयर, ये फीचर सीगा एनाबॉलिज्म का। अगर मैं कैटाबॉलिज्म बारे गल करा, इन पर डिस्ट्रक्टिव भी कह सकते, मैं लिखा सीगा इत्थे तुहानूं नीचे लिखा सारा, तो आज बारे लिख लो सारा। चलो एक मैं तुहानूं चीज़ दसना चाहना मेन, जिवें सपोज करो किसी बंदे ने पॉइजन पी ली, सपोज किसी ने जहर खा ली, तो आप देखते हैं कि वो बंदा मर जाता है। हुण जहर दे मरण, जहर खाण नाल मरण का क्या लिंक है, जहर है क्या कर दे कि बंदा डाई हो जाता है। रीजन की आ, जी जहर है वो की करती है बॉडी के अंदर जाके मैटाबॉलिज्म रोक देती है। मैटाबॉलिज्म बिल्कुल की करती है प्रिवेंट, रोक देती है, स्टॉप कर देती है। अगर मैटाबॉलिज्म रुक गई, अंदर कैमिकल रिएक्शन होनियां रुक गई, डाइजेशन रुक गई, रेस्पिरेशन रुक गई, सारियां मैटाबॉलिज्म च आंदियां ने। ठीक समझ गए, डाइजेशन होगी मैटाबॉलिज्म, इट्स पार्ट ऑफ मैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस हो गई, ये सारी चीज़ें कि जब रुक गई तो बॉडी सैल में क्या एनर्जी नहीं मिलनी है कि सैल की हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर सैल डिस्ट्रॉय हो गए तो टिश्यूज खत्म, तो ऑर्गन भी क्या होने खत्म हो जाने, अपना बंदा की करता डाई कर देता। पॉइजन बेसिकली की करती है, पॉइजन जो ये कैमिकल रिएक्शन सारियां हो रही होंगी, थोड़ा डिस्कस करते मैं थोड़े नाल। जो कैमिकल रिएक्शन हो रही ने सारियां, जिमें कि सपोज करो ग्लूकोज टुट रहा इंटू पेरुवेट, मान लो ग्लूकोज टुट रहा इन द प्रेजेंस ऑफ सो प्योरवेट टुट रहा। एक्चुअल की रिएक्शन एदर नहीं होंगी हैगी, एदर ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट हो सकता प्योरवेट, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा हौली होगा, मतलब बहुत टाइम लग जाना है। बट ह्यूमन बॉडी वाला टाइम कितों कि ग्लूकोज हुण खादा आप 5 दिन मगरों टुट रहे नहीं, तो इनू की आ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया जाता है। याद है कैटलिस्ट 10th क्लास पढ़िया होगा केमिस्ट्री। कैटलिस्ट एक ऐसा सबसटांस होंदा है जिहड़ा की करदा रिएक्शन नूं की कर दिंदा, स्पीड अप कर दिंदा, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अगर ग्लूकोज ने 5 दिन च प्योरवेट कन्वर्ट होना सीगा, ये की करूगा उन्होंने 5 मिनट कन्वर्ट कर दूगा। दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन नोट कर सकते हो कि ऐसा सबसटांस जिहड़ा की करता है जाके रिएक्शन को स्पीड अप कर दिंदा है। तो अपनी रिएक्शन अपनी बॉडी के कैटलिस्ट का काम एंजाइम्स करते हैं। हम वर्ड सुने होंगे एंजाइम्स, इन्होंने बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। पूरी बुक से लिखा हो सकता बायो कैटलिस्ट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम बेसिकली रिएक्शन को
स्पीड अप कर देंगे ने। हुण पॉइजन क्या करती है, पॉइजन क्या करती है जी, जिहड़े एंजाइम्स ने ना, एंजाइम वर्क करते हैं अंडर pH ऑफ 7 to 8। pH पता ना केमिस्ट्री पढ़ते 10th क्लास, pH 7 to 8 के ही की है एंजाइम काम कर सकते हैं। अगर pH तो लो करती, मतलब pH बॉडी की 5 करती, तो एंजाइम ने किया वर्क करना बंद कर देना है। समझ गए। हम जो बंदा पॉइजन पींदा है, जी पॉइजन होंगी है वो एसिडिक इन नेचर होंगी है। पॉइजन क्या होंगी है, एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर होने करके पूरी बॉडी की pH क्या कर देती है, लो कर देती है। अगर pH लो होगी तो एंजाइम का फंक्शन क्या रुक जाता है, एंजाइम का फंक्शन क्या स्टॉप हो जाता है, फंक्शन स्टॉप। अगर एंजाइम ने स्टॉप करता फंक्शन करना तो ग्लूकोज प्यूरुवेट कन्वर्ट नहीं होगा, बॉडी में एनर्जी नहीं मिलनी हैगी, सैल खत्म, बंदा खत्म। दैट्स हाउ पॉइजन इफेक्ट। तो प्लीज़ ये नॉलेज वाली गल नोट करो इस चीज़ को कि पॉइजन किस तरीके से बॉडी में इफेक्ट करती है। शायद तुम्हें पता होगा या तुम शायद नहीं भी पता होगा, नहीं पता तो प्लीज़ नोट करो इस चीज़ को। देखो मैं पूरी डिटेल से जा रहा ताकि थोड़ा थोड़ा भी नुकसान ना हो। इदा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है बुक तो, आप सारी एक चीज़ अपन पता होनी चाहिए कि चीज़ किमें होंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट प्रॉमिस है कि तुम हर एक चीज़ पूरी सही तरीके से मिलेगी। चलो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट जो आप पढ़ना है, दैट आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर। अच्छा, मैटाबॉलिज्म एक यह जिहा करैक्टर है जिहड़ा कि लिविंग ते नॉन लिविंग नूं अलग करता बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं पता करना कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है तो ये वाला फीचर की आ आपां नूं पक्का दस सकदा 100%। जिवें ग्रोथ नहीं दस रही सी ना, ग्रोथ तो नॉन लिविंग च भी हो रही थी बट मैटाबॉलिज्म कदे भी नॉन लिविंग च नहीं होगी। अगर पेपर च पूछा गया आप तो कि कोई यह जिहा एक करैक्टर का नाम लिखो जिहड़ा कि लिविंग ते नॉन लिविंग बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दो, दैट इज मैटाबॉलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है जी, दैट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस लो जी। अच्छा अपन लास्ट से डिस्कस करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करांगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है थोड़ी। चलो हुणे की है डिस्कस करते हैं यार अच्छे तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी एंड तुहानूं बहुत कुछ सीखने मिलूगा ये। देखो होम्योस्टैसिस का मतलब की है, अगर मैं तुहानूं सिंपल पंजाबी च कहां, जिवें सपोज करो तुसीं पहला एक बहुत बड़े घर च रहिंदे सीगे, ठीक है जी, आलीशान बंगला सीगा, तुसीं उस रहिंदे सीगे, तो तुहानूं उस बंगले की आदत सीगी या उस महल की आदत सीगी। सडनली की होया कि तुहाडा वो महल वगैरह बिक गया, तुसीं सड़क पर आ गए, या तुसीं कह सकते झौंकड़ी झुग्गी च आके रहन लग गए। ठीक है जी, तुसीं छोटी झुग्गी च आके रहन लग गए, तुहानूं स्टार्टिंग की होगा बहुत ज़्यादा औखा लगूगा कि यार ये कित्थे आ गए, क्या हो गया। बट आफ्टर सम टाइम तुसीं की उत्थे अडैप्ट करना स्टार्ट कर देना है, थोनों फिर की वो झोंपड़ी बहुत अच्छी लगूगी। अगर थोड़ा हम दोबारा महल जाना पऊगा तो थोड़ा महल जाना बहुत औखा लगूगा। मतलब ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी आ कि वो अपने आप को एडजस्ट करती है एज पर एज इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब ह्यूमन बॉडी की करती है, मैं एक्सटर्नली गल कर रहा, एक्सटर्नली किसी एक्सटर्नल फैक्टर के की करते अपने आप को अडैप्ट करते हैं। सिमिलरली जो बॉडी के अंदर इंटरनल फंक्शन हो रहे होंगे ने, जो अंदर इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं लाइक डाइजेशन हो रही है, ठीक है जी, लाइक रेस्पिरेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है अंदर बॉडी के। अगर डाइजेशन होने सपोज करो टेंपरेचर लेट इट बी 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है कि 40 डिग्री सेल्सियस डाइजेशन बिल्कुल सही होंगी है, तो पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है इस कंडीशन को मेनटेन करने कि भी मैं अंदर की करना 40 डिग्री सेल्सियस मेनटेन करना है। मतलब बाकी सारे ऑर्गन अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि टेंपरेचर कितना रखना पूरी बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस, ताकि डाइजेशन की फटाफट हो जाए। पॉइंट क्लियर होया, समझे कि एक तो ह्यूमन बॉडी एक्सटर्नली भी अडैप्ट कर देगी, मेरा हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट किदा दा यार, मैं हम महल च रह रहा, झोंपड़ी च रह रहा। सिमिलरली इंटरनली भी किया ह्यूमन बॉडी अडैप्ट कर दी है, एंड दैट प्रोसेस ऑफ अडैप्टेशन इज कॉल्ड द होम्योस्टैसिस। क्लियर। जिवें सपोज करो ये अंदर एक टॉपिक आंदा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब की आ कि बॉडी क्या करती है, बॉडी मेनटेन्स आ कांस्टेंट टेंपरेचर। बॉडी की करती है अपने अंदर कांस्टेंट टेंपरेचर मेनटेन करती है ताकि सारे ऑर्गन्स सही तरीके फंक्शन कर पाए।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀਮੋਡਾਇਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ stable conditions for smooth working। सही तरीके ਨਾਲ अगर सारे ऑर्गन वर्क करनेंगे, अगर बॉडी कोशिश कर रही है कि ये चीज़ हो, ठीक है जी। सपोज करो मैं को बहुत ज़्यादा ठंडा खा लिया एकदम, तो बॉडी की आ उस ठंडे में पहला जिनका एकदम कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए है। रीजन की आ ठंडे पानी में क्या होगा, बॉडी ने डाइजेस्ट कदों करना है, डाइजेस्ट कदों करूगी जो वो पानी बॉडी के टैंपरेचर से आ गया, तो बॉडी में पहला काम करना पैंदा उस ठंडे पानी को बॉडी के टैंपरेचर से लेके आने लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पैंदा है, ठीक है जी। ये कि अपना शरीर कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो डैट्स वाई कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए है, हमेशा पानी नॉर्मल पीवो ताकि बॉडी में की आ एक्स्ट्रा काम ना करना पवे। एक तो गल होगी थर्मो रेगूलेशन की, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ऑस्मो रेगूलेशन, जो कि इस टॉपिक के अंडर आती है। ऑस्मो रेगूलेशन क्या होता है, बॉडी की करती है मेनटेन करती है maintain a particular concentration of ions। अपने अंदर बॉडी एक फिक्स कंसनट्रेशन ऑफ आयंस को मेनटेन करती है। अगर आयंस उस फिक्स कंसनट्रेशन तो ज़्यादा हो जाए तो फिर की है बॉडी की फंक्शनिंग हिल जाती है। जिमें अगर सपोज अपने अंदर नमक ज़्यादा हो गया, नमक मतलब NaCl मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर मेरे अंदर यूरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है जी, तो बॉडी की करती है इन चीज़ों को एलिमिनेट कर देती है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि 10th क्लास में पढ़ के आओ, नेफ्रॉन वगैरह, ठीक है जी। मतलब बॉडी की आ अपने अंदर आयंस की एक पार्टिकुलर कंसनट्रेशन रखती है, जिन्ने चाहिए उन्ने रखती है, फालतू आयन की है खत्म कर देती है, बाहर कट देती है थ्रू प्रोसैस ऑफ ऑस्मो रेगूलेशन। ये भी की चाहता है ह्यूमोस्टैसिस कि बॉडी की कर रही है अपने आप को अंदर इंटरनली की कर रही है अडेप्ट कर रही है। होपफुली तुम ह्यूमोस्टैसिस समझ लग गया होगा कि ह्यूमोस्टैसिस क्या होता है, कि बॉडी किस तरीके से अपने आप को की करती है एडजस्ट करती है, ठीक है जी। अगर बॉडी के हथों कल चली जाए फिर की आ बंदे की अल्टीमेटली डैथ हो सकती है। चलो बाकी एक दो फैक्टर रह गए तो अपना फिर चैप्टर काफ़ी लंबे लग चुके हैं, तो नेक्स्ट आप बाकी वीडियो करांगे। देखो मैं अगेन डिटेल करवा रहा, थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं चाहना कि थोड़े कॉन्सैप्ट प्लस वन को अच्छे तरीके बनने स्टार्ट हो।